जानने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ उससे आप स्वयं गेस करें। चलिए सुनते हैं। टन 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 सुनो घंटी बजी, चलो स्कूल तुमको पुकारे, पल 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 रोशनी जो मिली, जगमगाओगे तुम बन के तारे। स्कूल अब घर से दूर नहीं, कम हो गए हैं फासले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे, ऐसे हैं टीचर भले। सच 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 रीत अब है यही, कोई टीचर न कभी बच्चों को मारे। तो चलिए आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल। और जो हमारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के जितने भी बीएड स्टूडेंट्स हैं, उनके 4th सेमेस्टर में नॉलेज एंड करिकुलम का ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम जानेंगे जिसका नाम है विद्यालय दर्शन, और ये अन्य विश्वविद्यालय के बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विद्यालय दर्शन, स्कूल फिलॉसफी। तो आप सबसे पहले समझ लें कि आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो स्कूल से रिलेटेड होगा। तो एक बात आप जान लें कि यही वो स्कूल है जिसने हमारी दुनिया को एक डॉक्टर दिया, एक वैज्ञानिक दिया, एक एक्टर दिया, एक सिंगर दिया, एक कलाकार दिया, एक प्लेयर दिया, बिजनेसमैन्स दिए, जो कि आज पूरी दुनिया में अपनी पर्चा संभाले हुए हैं। तो यानी कि आप समझ चुके होंगे कि स्कूल का एक बच्चे पे, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये स्थान रखता है। इसलिए कहा गया है कि स्कूल एक लघु समाज है। अर्थात आप जानते होंगे कि मानव जो भी सीखते हैं वो अपने समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से तो सीखते ही हैं, और वो देश के लिए एक महान नागरिक बनकर देश की सेवा करते हैं, देश के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे विद्यालय दर्शन में स्कूल से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक स्कूल बनाया, ठीक है, इसलिए कि ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। और इसमें हम सबसे पहली बात जो जानेंगे स्कूल के बारे में कि विद्यालय का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो क्या मानवीय और दूसरा भौतिक। तो मानवीय में क्या आता है, जैसे शिक्षक, छात्रगण, जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं, यानी कि जो मानव के रूप में विद्यालय में कार्यरत है। दूसरी बात जो हमारा भौतिक है, उसमें हम जानेंगे कि स्कूल का भवन वो इसके अंतर्गत आता है, और स्कूल के भवन पे ही आज हमारी चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं कि स्कूल है, आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्रधानाध्यापक कक्ष होता है, दूसरी क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, स्टाफ रूम्स होते हैं, पुस्तकालय होती है, खेल का मैदान होता है, शौचालय होता है, उद्यान होता है, फर्नीचर्स होते हैं, उपकरण होते हैं, परीक्षा कक्ष होते हैं, विश्राम कक्ष होते हैं जो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि आलेख स्टोर कक्ष होता है, क्राफ्ट वर्कशॉप होता है, विज्ञान प्रयोगशाला होती है, संग्रहालय होता है, कला भवन होता है, स्काउटिंग, गर्ल गाइड, एनसीसी कक्ष भी होते हैं। बात यहाँ पे हम लोग करेंगे जो दर्शन की, जहाँ तक बात है आपने तो समझ लिया कि विद्यालय भवन में ये होते हैं, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे इन सारी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव भी पाया जाता है। पर आप एक बात जान लें कि विद्यालय के भवन के निर्माण में बच्चों के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। ऐसा वातावरण हो विद्यालय का कि जिसमें बच्चे खुशी से मनोरंजन करके अपनी सारी जो शिक्षा की बातें हैं वो सुन सकें। विद्यालय कैसा हो, कक्ष कैसा हो, रूम्स कैसे हो, वो शुद्ध हवा की व्यवस्था हो, रोशनी मिले पर्याप्त मात्रा में,
क्योंकि ये बच्चों की आंखों पे डिफेक्ट भी डाल सकते हैं अगर रोशनी कम हो, वो नीरस भी बना सकते हैं क्लासरूम्स को। छायादार वृक्ष हों। अब बात आती है कि छायादार वृक्ष की क्या ज़रूरत है। वो सबसे पहले तो ऑक्सीजन देते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि जो छायादार वृक्ष हैं, कभी कभी बच्चे खेलते खेलते या जब भी उनको फुर्सत का टाइम मिलता है, लेजर पीरियड्स होते हैं, वो उसके नीचे बैठ करके अपने मित्रों के साथ कुछ खेलें, बैठें, कुछ चर्चा कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, स्कूल में खेल के उपकरण हो, खेलने के साधन हो, जितने भी खेलने से संबंधित जो सामग्रियां हैं, फुटबॉल, क्रिकेट से रिलेटेड या जो भी सामग्रियां हैं वो उपलब्ध हो। दूसरी बात हो, खेलने के और भी जो उपकरण से, जैसे झूला वगैरह, स्विमिंग पूल भी अभी बनाए जा रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स में। तो ये बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि जो स्कूल है वो तभी हमारा आधुनिक अवधारणा है। प्राचीन काल से लेकर के अभी तक स्कूल की अवधारणाएं बदलती रहीं। एक ऐसा समय था कि जब ये जो भवन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी और बच्चे पेड़ के, वृक्ष के नीचे, प्राकृतिक वातावरण में कहीं भी बैठ करके अपने टीचर के साथ वो पढ़ाई करते थे। उसके बाद उसका स्थान मठों ने ले लिया, जो कि आयताकार होता था, पिलर से युक्त होता था। उसके बाद, ये बौद्ध काल की बात मैं कर रही हूँ, उसके बाद जब और आगे बढ़ा तो जब हमारा मुस्लिम काल आया तो वहाँ पे हमने देखते हैं हम कि वो मकतब और मदरसों ने उसका स्थान ले लिया। अब जो शिक्षण संस्थान है वो मकतब और मदरसे बदल गया। मकतब में जो आप जानते होंगे कि प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता था और मदरसे में उच्च शिक्षा। उसके बाद जो बाद में कई का पाठशाला का भी नाम हम सुने होंगे। बाद में हमारा जो ये आधुनिक जो हमारा कंसेप्ट है वो है स्कूल, विद्यालय। क्योंकि ये अनुभव किया जाने लगा, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उन्हें व्यक्तिगत, जो कि मैंने बताया कि वृक्ष के नीचे पढ़ना या कहीं, वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल शिक्षण प्रणाली थी। लेकिन जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी तो ये पॉसिबल नहीं रह गया कि उन्हें अलग अलग पढ़ाया जाए। तब क्या हुई, एक भवन की ज़रूरत पड़ी ताकि हम उसे समूह में, एक ग्रुप में, एक साथ, एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सके। तब ये स्कूल की अवधारणा आई। बात यहाँ हम ये करेंगे कि स्कूल कैसा हो, स्कूल के फर्नीचर्स कैसे हो, वहाँ का वातावरण कैसा हो। अभी आप देखे होंगे कि जो भी मॉडर्न स्कूल्स बन रहे हैं उसमें जो मैंने बताया कि स्विमिंग पूल से लेकर के बच्चों की शारीरिक विकास के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे उसमें आपको मिलते हैं। क्यों? देखिए, बच्चे जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं उनका एक अलग वातावरण स्टार्ट हो जाता है, डिसिप्लिन वहाँ पे मस्ट हो जाता है, बच्चे अनुशासन में रहने लगते हैं। पहली बात, वो वहाँ पे जो असेंबली होती है, प्रार्थना करते हैं, वहाँ वो ये सीखते हैं कि हम कैसे डिसिप्लिन में रह के प्रार्थना करें और शुरुआत करें। पूरे दिन की जो हमारी दिनचर्या होगी वो एक अच्छे शुरुआत, एक मानसिक शांति के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम लोगों को याद रखने में, उन्हें समझने में, कंसेप्ट क्लियर करने में हमारा दिमाग हमारा साथ दे। फिर हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ बात आती है कि स्कूल का जो क्लास हो, रूम हो, या अगल बगल का जो भी फर्नीचर बने हो, या फिर स्कूल का जो भी वातावरण हो, वो ऐसा हो कि बच्चे सिर्फ क्लास रूम तक ही डिपेंड ना रहे। जैसे अभी की जो अवधारणा आप देख रहे होंगे दर्शन में, मैं यही चर्चा करना चाहूँगी कि स्कूल्स में जैसे फर्श है, उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री की कुछ फॉर्मूलाज डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। सीढ़ी है, चलते चलते हम उसमें जो पहाड़ा वगैरह या कुछ ABCD
कुछ भी जो भी बच्चों के सीखने से रिलेटेड हो उसको हम उस पर बना सकते हैं, उसे डाल सकते हैं। कहीं कहीं हम बच्चों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे पिक्चर्स जो उन्होंने स्वयं बनाया है उनके पिक्चर्स को लगा सकते हैं। एग्जीबिशन के द्वारा बच्चे के जो क्रिएटिविटी है जो वो स्वयं सीखते हैं उसे हम एग्जीबिशन के द्वारा पेश कर सकते हैं। इसमें क्या होगी, बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी। अभी एक बात और आप जान लें कि अभी की जो शिक्षण प्रणाली है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। एक समय हुआ करता था कि शिक्षक तानाशाह हुआ करते थे, वो जो पढ़ाते थे वही सही है, बच्चों को ना तो तर्क करने की कोई स्वतंत्रता दी जाती थी और ना ही उनकी रुचि से संबंधित कुछ भी हुआ करता था। अभी क्या है, आप बच्चे की रुचि, योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण दें। तो इसमें बहुत सारे शिक्षण पद्धतियों को भी चेंज किया गया। जैसे अभी प्रोबेल ने जो लर्निंग बाय डूइंग ये स्टार्ट किया, आपकी जो विनेटिका पद्धति है और भी इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस आए हैं। उसमें मैं बाद में आप लोगों को एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी, अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए हम लोग इसी को जान लेते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि चाइल्ड सेंटर्ड जब है तो उनके सर्वांगीण विकास की बात कही जा रही है कि शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, उनका संवेगात्मक विकास भी, क्योंकि तो इसलिए हम लोग खेल को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि वो शारीरिक रूप से फिट रहें। इसलिए स्कूल में जो आप देखे होंगे ड्रिल वगैरह करवाया जाता है, वो लोग खेल के लिए अभी तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो अच्छे से बच्चे को गाइड कर सकें, उन्हें अच्छे से खेल में प्रशिक्षित करें। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि स्कूल से, मैंने अभी एक बात कही कि स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जो समाज में सारे टीचर्स से लेकर के जो हमारे इंजीनियर्स, प्लेयर्स सारे वो प्रदान करता है। अभी आप देखे होंगे कि ये जो महेंद्र सिंह धोनी है वो वर्ल्ड लेवल के एक बहुत ही अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं। तो अगर उसके स्कूल में सपोर्ट ना किया होता उनको खेलने के लिए, चूँकि उनकी रुचि खेल में थी तो उनसे सपोर्ट किया गया और जिसकी वजह ये रही कि आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश को एक इतना अच्छा कैप्टन मिला। उसी प्रकार आप देखते होंगे कि लता मंगेशकर कितनी अच्छी सिंगर है, विश्व में उनका एक अलग ही स्थान है। तो उन्हें अगर सिर्फ पढ़ाया गया होता, उनकी सिंगिंग पे ध्यान न दिया गया होता तो क्या इतनी अच्छी सिंगर हमें मिलती। इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर हो गए, सुनीता विलियम्स का नाम हम ले सकते हैं, कल्पना चावला है, जिन्हें कि उनके अंदर एक खोज प्रवृत्ति थी, वैज्ञानिक बनने की अभिलाषा थी। तो स्कूल से भी उन्हें सपोर्ट मिला, शिक्षक ने भी सपोर्ट किया। तो यहाँ बात यही आती है कि स्कूल की ओर से बच्चों में ये जो क्रिएटिविटी है, उनके दिमाग को विकसित करना और स्वतंत्रता प्रदान करना और साथ ही उनके मनोबल को बढ़ाना, उनकी रुचियों, क्षमताओं को डेवलप करना, ये हम सभी टीचर का फर्ज है। तो आज आपने देखा कि ये विद्यालय दर्शन। अब एक बात मैं और बताती हूँ कि अभी जो आई है हमारा शिक्षा का अधिकार आया, जिसमें कहा गया है कि राज्य भी अपने उत्तरदायित्व को ज़्यादा से ज़्यादा निभाए। जो भी जितने भी स्कूल्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी, उनके भवन, उनके फर्नीचर की व्यवस्था करें, पढ़ाई एजुकेशन में, शिक्षा जगत में वो भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। साथ ही साथ गार्जियंस को भी कहा गया है कि माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, जागरूक रहें आप। तो ये कानूनी रूप से इस चीज़ बात को लाई गई है। पहले तो संविधान में दिया ही गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, बट ये अभी कानूनी रूप से लागू हो गया है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ आप देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में उनके लिए यूनिफॉर्म की भी व्यवस्था की गई है, साइकिल्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में जितने भी गरीब निर्धन तबके के बच्चे हैं उन्हें भी सुख सुविधाएं मिले,
क्योंकि उन लोगों में भी एक प्रतिभावान नागरिक छिपा हुआ है, एक इंसान छिपा हुआ है जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस उन्हें अवसर देने की बात है। और इसीलिए नवोदय विद्यालय भी आ चुके हैं। एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ब्लैक बोर्ड योजना जो कि 1986 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उससे कॉन्सेप्ट ये आया। ये एक ऐसी योजना है, ये कहता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें 2 कमरे हो, बरामदा हो, शौचालय हो, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग, साथ ही लाइब्रेरी हो, उसमें पुस्तकें हो, खेल के उपकरण हो, खेल के मैदान हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, और इस तरह की और भी जो भी सुख सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो हो। साथ ही शिक्षक जो हों, जितने भी अपॉइंट किए जाएं, उनमें 50% महिलाएं हों। महिला को ही क्यों लिया गया? क्योंकि महिला ममतामयी होती हैं, सरल होती हैं, वो छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को ज़्यादा समझ पाती हैं, ये उनका नेचुरल गुण है। ऐसा नहीं है कि जो जितने भी जेंट्स टीचर होते हैं उनमें ममताएं नहीं है या भावनाएं नहीं है, वो भी अपने स्तर पर बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। बट महिलाओं की ये प्रकृति है कि वो सरल होती हैं, थोड़ी ममतामयी, दयामयी होती हैं, तो इसलिए छोटे बच्चों को संभालना उनके बस में ज़्यादा होता है। तो ये थी हमारी ब्लैक बोर्ड योजना, ये आप समझ लें। तो अभी ओवरऑल जो हमने जाना कि कैसा होना चाहिए विद्यालय दर्शन, ऐसा कि जो बच्चों को क्रिएटिव बनाए, एक स्मार्ट क्लास। अभी स्मार्ट क्लास का एक कॉन्सेप्ट आया है कि जिसमें कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा बच्चों को सिखाए जाए, जैसे लैब वगैरह में सारे वैज्ञानिक उपकरण रखे जाएं, आपके जो अभी कंप्यूटर ये सब व्यवस्था की जा रही है, उसके माध्यम से आप पढ़ाएं। आपका जो भी वैज्ञानिक उपकरण है, एपीडायोस्कोप, उसके बाद हमारा प्रोजेक्टर वगैरह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो अट्रैक्टिव भी हो, साथ ही साथ बच्चों को सीखने में बहुत उन्हें मदद मिले और रुचि भी आए। और यही कारण है कि हमारे शिक्षण में जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज वेरी इम्पॉर्टेंट, उसे हमें यूज करना ही चाहिए। अन्यथा जो लेक्चर प्रोसेस अगर हम अपनाते हैं छोटे छोटे बच्चों में स्कूल्स में, तो बच्चे उतने बहुत अच्छा से वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बड़े बड़े बच्चों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा यूज की जाती है। तो हमारा जो प्रोसेस होगा डेमोन्स्ट्रेशन, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और अगर हम कहीं ना कहीं लेक्चर का हम प्रयोग करते भी हैं, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का प्रयोग करके, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग करके बच्चों को सिखाएं। तो चलिए आज हम ये जान गए कि हमारा विद्यालय दर्शन क्या है, इसे कैसा होना चाहिए, ये कितना इफ़ेक्टिव है बच्चों के विकास के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच।